जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। करंट अफेयर्स की क्लास में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित पर्यावरण के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नीलगिरी तहर दिवस कब मनाया जाएगा। तो यह निर्णय अभी हाल ही में लिया गया है कि प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस मनाया जाएगा। और आप सभी को बता दें कि 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस भी मनाया जाता है। नीलगिरी तहर एक प्रकार की बकरी की प्रजाति है जो तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाई जाती है। देश का 54वां बाघ अभयारण्य किसे अधिसूचित किया गया है। भारत का 54वां बाघ अभयारण्य हाल ही में वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश को अधिसूचित किया गया है। एडॉप्शन गैप रिपोर्ट 2023 एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात यूनेप के द्वारा जारी किया गया है। यूनेप का पूर्ण रूप होता है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 5 जून 1972 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि बोगोटा घोषणा पत्र किससे संबंधित है। तो नदी डाल्फिन संरक्षण से संबंधित है। जो बोगोटा घोषणा पत्र है यह नदी डाल्फिन के संरक्षण से संबंधित घोषणा पत्र है। विश्व के पहले हरित बांड मानकों को किसके द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। विश्व के पहले हरित बांड मानकों की मंजूरी यूरोपीय संघ के द्वारा प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत यूरोप महाद्वीप के कुल 27 देश आते हैं, जिसमें 28वां देश ब्रेक्जिट के माध्यम से ब्रिटेन बाहर हो गया है। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय बाघ आकलन 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कितनी संख्या है। तो भारत की कुल संख्या है 3682। भारतीय बाघ आकलन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 3682 है। अगला है कि भारत के किस राज्य में बाघों की सर्वाधिक संख्या है। तो भारत में बाघों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में कुल बाघ कितने हैं 785, यानी 15 कम 800 बाघ मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस किसने लॉन्च किया है। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को लॉन्च किया गया है। इसके तहत जंगली बिल्ली की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण और उनके संख्या में बढ़ोतरी के लिए कार्य किया जाएगा। इसी के तहत भारत में चीता पुनर्वास परियोजना लॉन्च की गई और इसके तहत हमारे भारत में 1952 में विलुप्त घोषित किए गए चीता को पुनर्वासित किया जा रहा है और इन्हें नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना देशों से लाया जाएगा। और अभी तक हमारे देश में नामीबिया और बोत्सवाना से लगभग 20 चीते लाए जा चुके हैं, जो कि कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में उनको संरक्षण दिया गया है। मार्च 2023 में ओडिशा की किस पहाड़ी को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। तो अभी हाल ही में मार्च 2023 में महेंद्रगिरी पहाड़ी को, जो कि ओडिशा में स्थित है, इसे जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। आप सभी को जानकारी से अवगत करा दें कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्टर जी मॉर्गन ने किया था, WG मॉर्गन। अगला प्रश्न है कि IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड क्वालिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। भारत की राजधानी नई दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। विश्व मौसम संगठन WMO ने किस वर्ष को अब तक सबसे गर्म वर्ष घोषित किया है। वर्ल्ड MO का मतलब होता है, WMO का मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की
स्थापना 24 मार्च 1950 को हुई थी। इसी आधार पर 24 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है और विश्व मौसम संगठन के द्वारा वर्ष 2023 को अब तक का सबसे गर्म वर्ष घोषित किया गया है। भारत के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? झारखंड में भारत के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना की जाएगी और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ये ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित तत्व है, इसीलिए इसको भविष्य का ईंधन भी कहते हैं और आवारा तत्व भी कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 28वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो UAE के दुबई में COP28 का आयोजन किया गया है, जबकि COP29 का आयोजन 2024 में अजरबैजान की राजधानी बाकू में किया जाएगा। COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अगला प्रश्न है कि COP28 में सभी देशों ने किस वर्ष तक नवीकरणीय ऊर्जा की वैश्विक स्थापित क्षमता को तिगुना यानी 3 गुना करने हेतु तो सर्वसम्मत हुए हैं? 2030 तक ये 3 गुना करने के लिए सर्वसम्मति बनी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि COP28 में हानि एवं क्षति कोष लॉस एंड डैमेज फंड किसकी देखरेख में स्थापित किया जाएगा? यह विश्व बैंक की देखरेख में स्थापित किया जाएगा। COP28 की घोषणा के अनुसार परमाणु ऊर्जा क्षमता को कब तक 3 गुना कर दिया जाएगा? 2050 तक इसे 3 गुना कर दिया जाएगा। भारत द्वारा किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन की मेज़बानी पेश की है? 2028 में आयोजित होने वाला COP33 की मेज़बानी भारत द्वारा की जाएगी, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है ये अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है, पहला प्रश्न है कि 5 दिसंबर 2023 को मनाए गए विश्व मृदा दिवस की थीम क्या है? विश्व मृदा दिवस जो कि चूँकि आप सब जानते हैं कि प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है, इसकी थीम रही है मिट्टी और पानी जीवन का स्रोत। मिट्टी और पानी जीवन का स्रोत। क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरा प्रश्न है कि विश्व मौसम संगठन WMO द्वारा किस वर्ष को सबसे गर्म वर्ष घोषित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, वर्ष 2023 को विश्व मौसम संगठन द्वारा सबसे गर्म वर्ष घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अखिल भारतीय बाघ आकलन रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक है? भारत में सर्वाधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में बाघों की कुल संख्या 785 है। अगला प्रश्न है कि ओजोन संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? ओजोन संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया था? तो यह मनाया गया था 16 अक्टूबर को। कब मनाया गया? ओजोन संरक्षण के लिए ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 16 सितंबर 1987 ईस्वी को कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में एक प्रोटोकॉल पारित हुआ था जिसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है, जो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित था। तो यह 16 सितंबर को मनाया गया ओजोन संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। और क्वेश्चन आता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वैसे आपको बताना पड़ेगा कि वियना कन्वेंशन जो 1985 में आया था, 1985 का वियना कन्वेंशन और 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, दोनों का संबंध कहीं न कहीं इन दोनों का संबंध ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि CSIR NRBI द्वारा विकसित नमो 108 किसकी किस्म है? तो नमो 108 यह कमल की एक किस्म है जिसमें 108 पंखुड़ियां हैं। तो इसको CSIR और NRBI द्वारा इसको विकसित किया गया है। इसको नमो 108 नाम दिया गया है।
अगला प्रश्न है छठवां कि पंजाब सरकार द्वारा अधिक जल खपत वाली धान की किस्म की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया है। उसका नाम क्या है? पूसा 44। पूसा 44 एक ऐसी धान की किस्म है जो अधिक से अधिक जल का संचय करती है अर्थात अवशोषित करती है, इसलिए पंजाब सरकार द्वारा इसके खेती पर प्रतिबंध लगा दिया है। पूसा 44 ध्यान रखेंगे, हाल ही में चर्चा में रही, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसकी किस्म है? चावल की है। और आप लोगों को पता होगा कि हमारे भारतीय इतिहास में चावल के सबसे पहले साक्ष्य कोलडिहुआ से प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस किस देश द्वारा जारी किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस भारत की पहल पर इसको जारी किया गया है और इसके तहत जंगली बिल्लियों को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। आठवां प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का रानी दुर्गावती अभयारण्य भारत का कौन सा अभयारण्य बना है? तो मध्य प्रदेश का रानी दुर्गावती अभयारण्य भारत का 54वां बाघ अभयारण्य या टाइगर रिजर्व बना है। अगला प्रश्न है कि नीलगिरी तहर परियोजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? नीलगिरी तहर परियोजना, नीलगिरी तहर तमिलनाडु का एक राजकीय पशु है और इसके संरक्षण और इसकी देखभाल के लिए तमिलनाडु सरकार के द्वारा नीलगिरी तहर परियोजना की शुरुआत की गई है। राजधानी तमिलनाडु की चेन्नई है और M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। 10वां और अंतिम प्रश्न है एनवायरमेंट का कि किस राज्य ने गंगेय डॉल्फिन को राज्य जलीय पशु घोषित किया है? तो गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन मछली को उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा गंगेय डॉल्फिन को राज्य जलीय पशु घोषित किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भारत सरकार द्वारा गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित कर चुकी है 5 अक्टूबर 2009 को। यही कारण है कि 5 अक्टूबर को डॉल्फिन संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है, डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है। तो ये एनवायरनमेंट पर आधारित समसामयिक घटनाक्रम के क्वेश्चंस थे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।